हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस केमिस्ट्री। और आप सभी का स्वागत है सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। और सबसे पहले हम आपको लास्ट एक बात बता दें कि अगर आप जो वीडियो को देखते हो तो उस पर आप सबसे पहले ना काम के और नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाने के बाद उस पर क्वेश्चंस की ट्राई किया करो। क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे और भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है सक्सेस केमिस्ट्री, तो वहाँ से आप जुड़ करके जो है वहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने और अगर आपको एक कोई भी डाउट होता है, जनरल कोई भी डाउट, आप हमें डायरेक्ट जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेसल की बात किया था। जैसे टाइप्स ऑफ वेसल में हमने बात किया था दो टाइप के वेसल होते हैं। टाइप्स ऑफ वेसल में हमने दो तरीके के वेसल की बात किया था। जैसा पहला वेसल क्या है टाइप ऑफ वेसल में, चलिए देखते हैं। पहले वेसल कौन था ओपन वेसल। हमने बात किया था किसका, ओपन वेसल की। तो ओपन वेसल में एक चीज क्या था कि प्रेशर कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी एट एनी हाउ कंडीशंस प्रेशर विल नॉट बी चेंज, प्रेशर चेंज नहीं होगा। दैट मींस ओपन वेसल में प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा इसका मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, V1 इक्वल टू मोल्स क्या होंगे। ठीक है, V1 इक्वल टू N1 T1 आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके केस में मतलब V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 T2। दैट मीन्स V इक्वल टू NT होगा और यहाँ पे R आएगा तो R तो कांस्टेंट होगा। अच्छा, ओपन वेसल के बाद हमने क्लोज वेसल की बात किया था। क्लोज वेसल की बात किया था। क्लोज वेसल में हमने दो तरीके का देखा था। पहला था रिजिड, दूसरा था नॉन रिजिड। अच्छा, रिजिड का मतलब क्या था, हमने आपको बताया था रिजिड का मतलब होता है वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप यहाँ पे क्या ला सकते हो, P1 इक्वल टू N1 NR T1, मतलब अप्लाई कर सकते हो ना, P1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 अपॉन N2 T2। अच्छा, नॉन रिजिड की बात करें तो हमने यहाँ पे बताया था मोल्स कांस्टेंट हो गए और हमने बताया था इसकी बाउंड्री जो होती क्या होती है, मूवेबल होती है। बाउंड्री मूवेबल होती है, दैट मीन्स एग्जांपल आपका बलून्स। ठीक, तो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक बातें की थी ओपन वेसल और क्लोज वेसल पर। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, नोट करिएगा। ए वेसल open atmosphere at 27 degrees Celsius is expelled out such that 2/5 of the air in it is expelled out. Calculate temperature to which the vessel was heated। मतलब आपको वो टेम्परेचर बताना है जहां पर वेसल हीट हुआ, मतलब 2/5 गैस क्या हुई, एक्सपेल्ड हो गई। एक बात बताइए, देखिए अब इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो आप, देखो ठीक है, एक ही वेसल है। पहली चीज ए ओपन वेसल, मतलब उसी में से गैस निकल रही है। ठीक है, ए ओपन वेसल है। देखिए उसमें हम क्या करेंगे, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद एक बार ट्राई कीजिए। देखो ओपन वेसल है तो सबसे बड़ी बात है क्या होगा, V1 इक्वल टू N1 T1। लेकिन एक बात देखिए, एक ही वेसल में सारे प्रोसेस हो रहे हैं, सिर्फ एक ही वेसल में ये प्रोसेस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ। हाँ, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब एक ही वेसल में ये प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस N1 T1 विल बी इक्वल टू N2 T2। N1 T1 इक्वल टू N2 T2। देखो N1 तो 1 मोल था और टेम्परेचर T1 कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 300 केल्विन। और हाँ, आपको टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन। एंड इन दैट केस N2 कितना होगा, देखो 2/5 एक्सपेल्ड आउट हो गई। 2/5 एक्सपेल्ड आउट हो गई, कितनी रह गई, 3/5 इंटू T2 आपको पता करना है, कर दो। T2 विल बी इक्वल टू 1500 अपॉन 3, दैट विल इक्वल टू 500 केल्विन। ठीक है, तो आपका जो T2 टेम्परेचर आएगा 500 केल्विन, या फिर इसको आप 223 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। तो ये ओपन वेसल पर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जो आप सभी को आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम क्लोज वेसल पर करते हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया कि क्लोज वेसल है, पर वहां आपको बताया नहीं जाएगा, नोट कीजिएगा। एयर बबल
एयर बबल at the bottom of lake has a radius of 0.1 centimeter. If pressure at the bottom of lake is if the pressure at the bottom of lake is 27 atm and the bubble rises the surface slowly, then what should be the radius of bubble? At the surface, assuming temperature to be same. क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़िए। एक बबल है जो मतलब सरफेस पर है। कहाँ पे है? सरफेस पर है। वहां पे उसका रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है और 0.1 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है प्रेशर ऑफ द बॉटम लेक 27 एटीएम। बॉटम लेक पे प्रेशर कितना है? 27 एटीएम। जैसे जैसे ऊपर आते हैं सरफेस पर आपको बताना है कि रेडियस क्या होगा। अगर सरफेस पे आपको बताना है रेडियस क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन होगी कि सरफेस पर प्रेशर क्या होगा। भाई जब आप वाटर के सरफेस पर आ गए हो, लेक है, ये तो बोला है कि ऑन द एयर बबल एट द बॉटम ऑफ ए लेक। लेक मतलब एटमॉस्फेयर, और आपको पता है कि ये मान लो ये लेक है। एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लें। यहां पे बबल बना, ठीक है। इसका आपको क्या दिया हुआ है? हाँ 0.1 सेंटीमीटर रेडियस है और यहां पर प्रेशर 27 एटीएम है। कह रहे हैं ये बबल यहां पर आ गया, तो आपको पता है यहां प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम। आपको आर बताना है। अब देखो एक चीज देखो, टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो दे रखा है टेम्परेचर टू बी सेम। टेम्परेचर क्या? मोल्स, हाँ मोल्स भी कांस्टेंट हो गए। मोल्स कहाँ चेंज हो रहे हैं? तो जब आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया और मोल्स भी कांस्टेंट हो गए तो ये क्या हो गया? P1B1 इक्वल टू P2B2, बिल्कुल। और जब आपका P1B1 इक्वल टू P2B2 हो गया तो ये आपका एक तरीके से क्लोज वेसल बना रहा है। देखो यहां से भी क्लोज और यहां से भी। तो P1B1 इक्वल टू P2B2 दैट मीन्स 1 इंटू यहाँ पे आपका प्रेशर 27 है। हाँ अब बबल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब दैट मीन्स 0.1 का होल क्यूब दैट विल इक्वल टू P2 1 एटीएम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आप देखो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 27 इंटू 0.1 का होल क्यूब दैट विल इक्वल टू आर क्यूब। एंड ये आपका हो जाएगा आर इक्वल टू 3 इंटू 0.1, आर इक्वल टू आ गया 0.3 सेंटीमीटर। तो सरफेस पर रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे, एक ओपन वेसल पर और एक क्लोज वेसल पर। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार करने से पहले सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए तो हम इसके अगले टॉपिक पर फॉरवर्ड मूव करते हैं जिसका नाम है कनेक्टेड कंटेनर्स। आइए कनेक्टेड कंटेनर की बात करते हैं। क्या होता है ये कनेक्टेड कंटेनर? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है और कई मतलब 1-2 बार जेईई में पूछा भी जा चुका है। तो मुझसे मान लिया मेरा ये केक कंटेनर है, तो ऐसा चैप्टर है ना, ये बहुत ही इजी है और स्कोरिंग है। पहले ये क्लोज है यहाँ से, ठीक है, कंटेनर क्लोज है। यहाँ पे प्रेशर P1V1, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? P1V1 और इसके बाद यहाँ पे प्रेशर आपका मान लो टेम्परेचर है T1, यहाँ पे है P2V2 और T2, ठीक। जब आप इस कंटेनर को ओपन करोगे तो एक बात कॉमन आएगी जो वही समझना होता है हमको, ठीक है। जैसे हम कंटेनर को ओपन करते हैं वॉल्यूम तो V2 रहेगा, T2 रहेगा, लेकिन प्रेशर P हो जाएगा, प्रेशर P, दोनों में प्रेशर कॉमन हो जाएगा और V2 T2 हो जाएगा। एक बात तो और है,
ये कंटेनर चाहे ओपन था चाहे क्लोज है, दोनों कंडीशन में मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, एक चीज देखो, हम ये कह सकते हैं मोल्स बिफोर रिएक्टिंग विल बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर ओपनिंग बोल दो या फिर आफ्टर रिएक्टिंग, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट तो करेंगे ही, ये वाले इधर जाएंगे ये वाले इधर आएंगे। तो देखो मोल्स बिफोर रिएक्टिंग क्या होगा, देखो ऐसा लिख सकता हूं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआरटी होता है, यहां से मोल्स क्या होंगे पीवी अपॉन आरटी। तो देखो क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2। दोनों कॉलम में हमको मोल्स लेने हैं, शो हमने ले लिए। और देखो यहाँ पे मोल्स आफ्टर हीटिंग क्या होगा, देखते हैं मोल्स आफ्टर हीटिंग, देखो मोल्स आफ्टर रिएक्टिंग, सॉरी हीटिंग में रिएक्टिंग। तो यहाँ पे प्रेशर कॉमन है PV1 अपॉन RT1, टेम्परेचर तो वही है अभी, ठीक है, टेम्परेचर तो वही है, प्लस PV2 अपॉन RT2, हो गया। P देखो कॉमन आएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा P1 B1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू, P कॉमन ले लो, V1 अपॉन T1 प्लस V2 अपॉन T2, ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका कनेक्टेड कंटेनर्स होता है, जहां से आपको एक चीज याद रखना पड़ता है। देखो मैं ये आपको रटने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कभी कुछ रटने के लिए नहीं कहता हूं, और ना आपको ये रटना है। आपको रटना क्या है, वो ये कि मोल्स बिफोर रिएक्टिंग विल बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर रिएक्टिंग। वो ऑब्वियस सी बात है। देखो एक बात समझो, ये एक गैस है और ये गैस है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे, और यहाँ तो ऐसी गैस है नहीं कि इसमें रिएक्शन हो जा रही है, गैस मिक्स हो रही है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे रिएक्टिंग को हटा करके मोल्स बिफोर मिक्सिंग लिख देते हैं। रिएक्टिंग से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, और मोल्स आफ्टर क्या लिखते हैं, मिक्सिंग, ठीक, रिएक्टिंग हटा देते हैं। तो मोल्स मिक्सिंग के पहले और मोल्स मिक्सिंग के बाद ये हमेशा इक्वल होंगे। ऐसे आप समझ लो, मेरे हाथ पे, इस हाथ में वाटर है और इस हाथ में वाटर है, दोनों हाथ पे सपोज दैट क्या है, वाटर है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पानी पी जाऊंगा, इसका भी पी जाऊंगा। अरे वो तो बाद में करेंगे यार, ये वाटर है और ये वाटर है। तो एक बार तो मान लिया मैंने, इसके 5 मोल्स हैं और इसके 5 मोल्स हैं। मैं केजी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इन moles. If in this hand 5 moles water is available and in this hand 5 moles of water available, अगर इस हाथ में भी 5 moles है, इस हाथ में भी 5 moles है, हमने दोनों को क्लब कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 10 moles। तो वही हो रहा है कि मतलब मोल्स आफ्टर मिक्सिंग विल बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। क्यों, क्योंकि देखो मिक्सिंग करने के पहले 2 कंपार्टमेंट है, मिक्स करने के बाद दोनों कंपार्टमेंट एक हो गए। तो मोल्स बिफोर मिक्सिंग विल बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो ये नोट कर लो, और इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए कनेक्टेड कंटेनर्स पर एक क्वेश्चन नोट करिएगा। टू क्लोज्ड बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू क्लोज्ड बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम containing a ideal gas at pressure PI and temperature TI। मतलब इनिशियली आपको PI एंड TI दिया हुआ है। was connected to a narrow tube of negligible volume of tube। जो नैरो ट्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है। ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ नैरो ट्यूब। शो टेम्परेचर ऑफ द वन बल्ब इज raise up to, temperature of one bulb is raise up to T2। मतलब दो में से किसी एक बल्ब का टेम्परेचर TI से कहां हो गया है, T2 तक। तो कुछ में आपको एक गिवन फिगर है, वो ये है। क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कर लीजिए खुद से, ठीक है। इसमें गिवन है
PIVTI, मतलब यहाँ पे PIVTI और यहाँ पे है PIVTI, दोनों में यही है, कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि जब ये मतलब नैरो ट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्लोज, जब इनको किया जाता है किसी एक का T2 हो जाता है, तो आपको सेम ये लगाना है, मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। देखो क्या करेंगे हम, मोल्स बिफोर मिक्सिंग PIV/RTI, यही होगा भाई, PIV/RTI प्लस PIV, दूसरे का भी यही होगा RTI, दैट विल इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा जरा बताओ। हाँ, प्रेशर दोनों में अब क्या होगा जरा बताओ, कॉमन हो जाएगा, जिसको हम P कहेंगे। वही प्रेशर आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर, वही प्रेशर आपसे पूछा है। क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि टू क्लोज वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम कनेक्टिंग आइडियल गैस एट प्रेशर PI एंड TI कनेक्टेड थ्रू नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज शोन इस टेम्परेचर ऑफ द बल्ब इज रेट T2 देन द फाइनल प्रेशर इज, शायद मैंने नहीं बोला था देन द फाइनल प्रेशर इज, तो देन द फाइनल प्रेशर इज क्या हो जाएगा, देखो वो मैंने मान लिया P2 होगा, तो आपको पता है P2 क्या होगा, दोनों में अब सेम हो जाएगा, पहले भी सेम था और अब भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा P2, हाँ, V/TI। मैंने माना कि दूसरे वाली बल्ब का जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो T2 हो गया, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल, R से R यहां भी कैंसिल, ठीक, V से V कैंसिल हो गया, देखो यहां से कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 2PI/TI, दैट विल इक्वल टू P2 कॉमन ले लो, यहाँ RTI होगा, ठीक है, TI, तो R से R कैंसिल होगा, P2 कॉमन लोगे तो 1/TI प्लस 1/T2 आएगा, 1/TI प्लस 1/T2, इसको सॉल्व करोगे देखो आएगा P2TI T2/TI प्लस T2, ठीक, तो देखो TI ये इधर P2 बताना है आपको, ठीक है, तो 2PI आपका ये आ गया TI T2, ठीक, चलिए तो आपको क्या बताना है, P2 बताना है, P2 की वैल्यू बतानी है, 2PI PIV/TI PIV/RTI, ठीक है, तो T2 सॉरी मिस्टेक, ये TI प्लस T2 होगा ना, और नीचे आपका आएगा TI इंटू T2, तो TI कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से देखो आपका आ जाएगा PI कितना, P2 इक्वल टू आ जाएगा 2PI ब्रैकेट में T2/TI प्लस T2। तो ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन था, IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट मतलब 13, 12, 13, 14 ऐसे में पूछा गया था, ईयर्स नहीं याद है, पर JEE में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए क्या इसमें कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, बस एक बल्ब का टेम्परेचर T2 लेना है और उसके बाद आपको मोल्स को कांस्टेंट रखना है, बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग, सॉल्व, ठीक। चलिए तो आप ये नोट कर लीजिए और फिर हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए तो हम यहां से यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में आपको पता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो हमको पता है हम किससे मापते हैं इसे, बैरोमीटर से। हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करते हैं। तो चलिए अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो आपको पता है कि एक ही ऐसे मतलब कंटेनर होता है, एक ही आपका ऐसे कंटेनर होता है, ठीक, और इसमें HG का लिक्विड फिल होता है। कौन सा लिक्विड होता है, HG का, HG लिक्विड, और यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM लगता है, इधर से भी PATM लगता है। अब ये मरकरी जितना ऊपर जाएगी, जितनी हाइट होगी, वहाँ पे उसका इतना ही प्रेशर लिया जाता है। तो H इक्वल टू आपको पता है 176 सेंटीमीटर ऑफ HG इक्वल टू 1 ATM। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाइट ऑफ मरकरी, जितनी हाइट मरकरी की जाएगी उसी से हम ATM से रिलेट करके उस जगह का प्रेशर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सी लेवल पर, समुद्र के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ पे जो मरकरी होती है वो 76 सेंटीमीटर HG जाती है, और वहीं से सारे आपके जो
काउंटिंग हुई है वहीं से की गई है कि 176 सेंटीमीटर Hg को 1 माना गया। अच्छा, सबसे सिंपल सी बात आती है कि Hg को ही क्यों चुना गया, Hg को ही क्यों चुना गया। तो देखिए सबसे इसके 3 से 4 रीजन आते हैं। पहला रीजन ये है कि Hg जो है आपका ना हाई डेंसिटी लिक्विड है, हाई डेंसिटी लिक्विड है। और मतलब ये हाई डेंसिटी लिक्विड है। एक बात बताओ, दो लिक्विड हैं, सपोज दैट दो हैवी पर्सन हैं, एक गोलू एक मोलू। गोलू का वेट थोड़ा यहाँ पे आज कम है, मोलू का वेट यहाँ पे थोड़ा आज ज्यादा है। तो आप बताओ गोलू और मोलू में कौन तेजी से भाग पाएगा? सोचो सोचो, क्या सोचना है? गोलू तेजी से भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार। हाइट का दोनों रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 2 साल से मैराथन के लिए जा रहे हैं दोनों, ऐसा नहीं है। 2 साल से रोज सुबह दोनों दौड़ने जा रहे हैं। तो बट मोलू का वजन तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, तो गोलू जो है बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि फिर अगर मैंने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी कम है, वो बहुत ऊपर चली जाएगी। अब इतने लंबे पैरामीटर्स को लेके हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके मरकरी को ले जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो आप रीजन लिख सकते हो, मरकरी हैज हाई डेंसिटी, मरकरी हैज हाई डेंसिटी एंड इट्स रेज टू शॉर्ट लेंथ, एंड इट्स रेज टू शॉर्ट लेंथ, एंड इट रेंज टू शॉर्ट लेंथ। दूसरी बात है कि Hg इज ए नॉन वोलाटाइल लिक्विड, Hg इज नॉन वोलाटाइल लिक्विड एंड इट डज नॉट स्टिक ऑन द वॉल सरफेस। मरकरी जो है वॉल सरफेस पर मतलब स्टिक नहीं करती है। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, P इक्वल टू रो जी एच। डिफरेंट लिक्विड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और जैसे जरूरत पड़ेगी तो आप इसको 2 लिक्विड के लिए ρ1 g1 h1 इक्वल टू ρ2 g2 h2 हो जाएगा। g तो आपको पता है कॉमन ही रहता है, ठीक है भाई। हम फिजिक्स में नहीं है यार, देखो फिजिक्स हमारी वैल्यू फिक्स है, हमारी वैल्यूज क्या है? फिक्स है, जबकि केमिस्ट्री की वैल्यू अनफिक्स है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक काम करो, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है ना, एफ डी इंटू कॉस थीटा होता है वर्क डन। आप एक बोझा रख लो सर पे और चलते जाओ, वर्क डन क्या आएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 पर आप चलते जा रहे हो, 90 पे जा रहे हो, मतलब वर्क डन 0। अच्छा भैया, एक बात तो समझ आ गई, तो इसका मतलब काम हुआ नहीं, तो पेमेंट किस बात का? तो जो भी अनसर्टेनिटी है ना वो फिजिक्स में है। हमारी चीजें यहाँ पे क्या है? फिक्स है। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बातें नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बातें मैथ्स और फिजिक्स में होंगी। यहाँ चीजें सर्टेन होंगी, फिक्स होंगी। केमिस्ट्री में रो कहते हैं कि एक्सेप्शन है, बट नो, एवरी एक्सेप्शन हैज ए बेटर एक्सप्लेनेशन। ये बात भी सही है। और आप जब हायर स्टडीज में आप जाओगे तो आपको हर प्रिंसिपल का एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज, जो वर्क डन होता है वो वहां पे देखो क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। मतलब कभी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, कभी कहीं डिपेंड कर रहा है, कभी कहीं, मतलब कोई सोचो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज बोलूं, मैं मान लो एक ऑनर हूं, कोई मेरे साथ एम्प्लॉई है, वो मान लो बोझा लेके जाना है, मैं फिजिक्स मान लो मैं पेमेंट फिजिक्स के अकॉर्डिंग करता हूँ, वो बेचारा मतलब लेके चला जाए 5-6 किलोमीटर, उसकी पेमेंट तो 0 हो गई। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, आपने काम किया, आपके वैल्यू है, ठीक है। तो चिल मारो यार, ये तो होगी थोड़ी सी मजेदार बातें। तो P1 इक्वल टू ρ1 g1 h1 इक्वल टू ρ2 g2 h2। यहां से आप ρ1 h1 इक्वल टू ρ2 h2 लगा सकते हो। कोई भी लिक्विड को मरकरी से कंपेयर करके आप उसकी हाइट को पता कर सकते हो, उसकी डेंसिटी को पता कर सकते हो, जो भी अकॉर्डिंग टू होगी हम उसको पता करेंगे, ठीक। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और हम अपने इस चैप्टर के एक और पार्ट पर आते हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए तो हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और मतलब पूरी केमिस्ट्री को पलट के रख दिया था जब ये आया होगा तो, आई थिंक मेरे हिसाब से। नहीं तो पता चले कि मैं कहूँ मेरे हिसाब से पूरी केमिस्ट्री पलट दिया और आप चले जाओ यूट्यूब और गूगल करने, कोई कहे नहीं इन्होंने नहीं किसी और ने पलटा है। भाई हर चीज़ का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, और हर चीज़ का अपनी अपनी जगह एप्लीकेशन होता है। कोई भी चीज़ उससे रिलेट होती है तो वहाँ से वो लगता है कि पूरा पलट दिया है, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें, सपोज दैट मान लो आपका ये कंटेनर है ये, ठीक, इसमें 3 गैसें हैं, 1 2 3, ये A है, ये B है और ये C है, और ये पूरा प्रेशर गैस है P है, इसका प्रेशर P है। अगर मैं बोलूँ प्रेशर ऑफ गैस दैट विल इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो इस लॉ ने यही कहा कि इन ए कंटेनर, आप लिख सकते हो इन ए कंटेनर द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेस, मतलब जितनी भी गैसें हैं उनके पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सम होता है। अच्छा, एक बात हमको पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेराइव करने वाला हूँ। तो अगर मैं पीवी, इसको मैं लिखूँ कि मोल्स, अगर मैं इसकी बात करूँ गैस के लिए, पी गैस, मान लो पी ही नोट करता हूँ ना मैं, ये पी है, ठीक है, मैं गैस नहीं लिखता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, पी लेके चलता हूँ। तो ये होगा एन ए स्मॉल एन ए एन बी प्लस एन सी, भाई तीनों के मोल, और आर टी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, ये तो कब हुआ, गैस के लिए एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। अगर हम इस गैस के लिए, ए वाली गैस के लिए लगाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी ए विल बी इक्वल टू, क्या होगा, पी ए विल बी इक्वल टू एन ए, सॉरी यहाँ बी भी आएगा ना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि ये गैस इस कंटेनर में रखी गई है तो उसी का वॉल्यूम लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना गैस के लिए वॉल्यूम का केस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ए और आर टी, टेम्परेचर भी वही होगा क्योंकि उसी में रखा गया है। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अगर हम फिर बी के लिए बात करें तो पी वी वी इक्वल टू एन वी आर टी हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो गई। तो आप इसे नोट करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। पी सी वी इक्वल टू एन सी आर टी थर्ड, ठीक है। देखो फोर्थ, तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो अगर मान लो आधे घंटे का है तो आपको मोर देन 40-45 मिनट से ज़्यादा लगेगा। अगर इतना लग रहा है आपको टाइम इसे करने में, तब समझ लो आप राइट ट्रैक पर हो, ठीक है। अगर आप 30 मिनट्स की वीडियो को आप 25 मिनट 29 मिनट पे कर ले रहे हो, दैट्स मतलब आप राइट पाथ पे नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसे आपको पॉज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जो मैं स्टेटमेंट्स बोलता हूँ उसको लिखने में आपको रिपीट हो सकता है, बैक भी जाना पड़े। तो ऐसा मत क्या करो, गलत मत लिखो, जो हो वो सही लिखो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि चलो मैं करता हूं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर दो, क्या होगा देखो, पी वी वी कैंसिल हो जाएगा, पी ए अपॉन पी आ जाएगा, पी ए अपॉन पी दैट विल इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, आर टी कैंसिल हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए, सॉरी यार, एन ए प्लस एन वी प्लस एन सी। अगर मैं ये बोल दूं इसका मतलब क्या होगा, ये मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी इक्वल टू, ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या, देखो फ्रैक्शन का मतलब ऐसे समझ लो जैसे आप निकालते हो ना कि इतने मार्क्स, मान लो आप 40 मार्क्स पाते हो आउट ऑफ 100, तो हो गया आपका 40% करते हो तो 40 अपॉन 100 इंटू 100 करते हो तो 40 हो गया, और 40 को 100 से डिवाइड कर दो 0.4 आता है, वो आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक। तो फ्रैक्शन, तो वैसे ही फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास, मान लो फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, ठीक है, उसमें इतना क्या चर्चा करना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स, किसी का मोल्स, इसका निकालना है तो इसका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, बस बात खत्म। आपके मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। तो क्या हो जाएगा, पी ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी। तो एक फॉर्मूला हम अगर हम सबके लिए अप्लाई करें तो हमको यही मिलेगा, पी वी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी एंड पी सी इक्वल टू एक्स सी इंटू पी, ये हमको मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू टोटल प्रेशर, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो, आप यहाँ से मतलब यही होता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये फॉर्मूला होता है। मैं ये भी आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तो बस इतना कहूँगा कि आप ये याद रखो, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी, और वो भी मत याद रखो, आप बस स्टेटमेंट याद रखो कि पार्शियल प्रेशर जो है मतलब सबका सम टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, नोट करिएगा। एक कंटेनर कंटेन 3 moles of a gas A
3 moles of a gas A and 2 moles of gas B and 2 moles of gas B at a pressure 10 atm, इसमें at a pressure 10 atm, 10 atm प्रेशर पर। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखते रहो। 10 atm इफ 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड, मतलब यहाँ पे दूसरी बार, मतलब फर्स्ट स्टेप में हुआ इफ 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड, सेकेंड स्टेप में Na तो वही रहा, Nv कितना हो गया 3 मोल। ठीक, 3 मोल्स एडेड। देन कैलकुलेट द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा पीए कैलकुलेट करना है। ठीक, डेल्टा पीए का मतलब आपको यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहां से पार्शियल प्रेशर में चेंज यहां से कैलकुलेट करके दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, चेंज। एक काम करो, आप साथ में पार्शियल प्रेशर में चेंज बी भी निकाल लो। ठीक, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप इसमें एक बार ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद मैं बताता हूं आप कहां गलती करोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी जगह में ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये यूपीटी एक एग्जाम होता है हम लोग के यहाँ, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी साल हो गए इसे पूछे हुए। अच्छा प्रॉब्लम है, यूपीटी में पूछा गया ये। तो Na इक्वल टू 3 एंड Nv इक्वल टू T है एट 10 atm। तो यहां से आप पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा आपको। जी हाँ, पीए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो पीए विल बी इक्वल टू 3/5 इंटू 10, कितना आएगा 6 atm। पीवी कितना आएगा जरा बताओ, 2/5 इंटू 10 atm, दैट विल इक्वल टू 4 atm हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर इसकी बात करें पीए भी हो गया, पीवी भी हो गया। सेकेंड स्टेप में अगर बात कर ले हम, ये तो पीए पीवी की बात हो गई। सेकेंड स्टेप में आप क्या गलती कर रहे हो, आप डायरेक्ट निकाल रहे हो। शायद मेरे हिसाब से आपने ये मिस्टेक किया होगा, आपने अब यहां मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइए आपने मिस्टेक किया कि नहीं किया। ठीक, तो देखो आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होगे। तो सेकेंड अगर हम बात करें आपसे, तो सेकेंड स्टेप में जानने से पहले सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, आप हमें जरूर बताइएगा गलती हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, आइए सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में जाने से पहले याद ध्यान कीजिए भाई, यहां पे मोल्स ऐड किया है और मोल्स का इफेक्ट इस वाले प्रेशर पर पड़ेगा। किसने बोला नहीं पड़ेगा, हम बोल रहे पड़ेगा। मतलब अगर पड़ेगा तो क्या होगा, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, चलो लगा दो। पहले था P1 V1 इक्वल टू N1 RT1, फिर आएगा P2 V2 इक्वल टू N2 RT2। भाई यही तो खेल है। P1 V1, पहले P1 कितना था 10 atm, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो दोनों में सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है। तो क्या होगा, यहां से मिलेगा P1 V1 इक्वल टू सॉरी V1 नहीं N1 इक्वल टू P2 अपॉन N2। तो प्रेशर 10 अपॉन पहले N1 कितना था, देखो 3 + 2 5 इक्वल टू P2 कितना है जरा बताओ, वही तो पता करना है। जब दूसरी बार हमने मोल ऐड किया, ये वाले टोटल प्रेशर भी बदल जाएंगे, यही क्वेश्चन का ट्विस्ट था। बाकी तो सब कर लेंगे यार। तो अगर ये प्रेशर में चेंज नहीं देखोगे तो आप क्वेश्चन कर दोगे डायरेक्ट, 8 10 की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो 3/6 यानी दैट मींस 3/6 इंटू 10 करोगे तो 5 आ जाएगा आपका। वो नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। 10/2 P2 कितना आएगा, आप N2 चेक करो, 6 मोल्स। 5 × 5 5 × 2 10, यहां से P2 आ गया कितना 12। अब आप इस पर अप्लाई करोगे तो देखो Na Pa इक्वल टू क्या आ जाएगा, Pa डैश इक्वल टू आएगा 3/12 इंटू 3/6 हो जाएगा, 336 इंटू 12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, कितना आ गया 6 atm। ये अलग बात है, चेंज 0 आ रहा है। अगर आप वो करते तो अगर आप वो मेथड लगाते, अगर टोटल प्रेशर नहीं लगाते तो आप क्या करते, देखो आप करते 3 अपॉन इसका मोल 3 कर देते, 3/6 इंटू 10 करते आप और आपकी वैल्यू 5 आ जाती। और कितने लोगों ने किया है कमेंट बॉक्स में गलती सोच के मत बताना, बताना कि आपसे मिस्टेक हुई कि नहीं हुई। देखेंगे हम P डैश B इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। हाँ, P डैश B की बात करो तो 3/6 इंटू 12, ये कितना आएगा, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 6 atm। ठीक, तो देखो यहां से 6 atm आ गया, तो चेंज निकालो तो P डैश कितना आएगा 0 atm। इसमें डेल्टा PA, तो डेल्टा PA आ गया आपका 0 और डेल्टा PB कितना आएगा 6 - 4 कितना आएगा 2 atm।
ठीक, तो यहाँ पे हमने डाल्टन्स लॉ तक कंप्लीट किया। इसके आगे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उससे हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।